हम लोग हैं सेकंड चैप्टर तो कंप्लीट हो गया था। अब जो है पढ़ने वाले हैं वो फिज़िक्स का थर्ड चैप्टर। नाम मालूम होगा क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी है जिसके अंदर हमें पढ़ना है। सबसे पहली बात है कि हम इसका हेडिंग लगा देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी को एक्चुअली हम लोग जो डिस्क्राइब किया गया उसको जो बांटा गया है, इलेक्ट्रिसिटी को दो हिस्से में बांटा गया। ठीक है, पहला क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें जो पढ़ते हैं हम लोग एनसीईआरटी के बेसिस पर दो चैप्टर को पढ़ते हैं। पहला क्या होगा? चार्जेस एंड फील्ड। चार्जेस एंड फील्ड, आवेश और क्षेत्र। और दूसरा वाले में होगा क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एनसीईआरटी में देखा कि इसको पहले चैप्टर में रखा गया है, इसको दूसरे चैप्टर में रखा गया है। और तीसरा जो चैप्टर है एक्चुअली वो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को दो हिस्से में बांटा गया। एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोडायनामिक उसी का जो है ना, उसी को कहा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट को जो इलेक्ट्रिसिटी को जो करंट बनाता है उसी के बारे में इसमें पूरा का पूरा स्टडी करना होगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में पढ़ेंगे करंट क्या होता है, करंट कौन सी क्वांटिटी है, ये किस लॉ को फॉलो करता है और ये कहाँ पर जाकर के फेल हो जाता है, और इसके एक्चुअली इसके प्रभाव क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट क्या हैं। आमतौर पर हम लोग पढ़ते हैं केमिकल इफ़ेक्ट, हीटिंग इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, राइट। फिर आगे चलने के बाद हमें इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी का के फॉलो करने से एक मैग्नेट मिलता है, मैग्नेटिज्म मिलता है किसी कंडक्टर में। किसी कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो उसके मैग्नेटिक इफेक्ट के बेसिस पर। ठीक है, तो करंट, आगे करंट के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे कि चार्जेस जो है वो क्या है, स्टैटिक कंडीशन में, रुके हुए हालत में है। अभी हम वो पढ़ रहे थे कि चार्ज जब किसी बॉडी के अंदर में, किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में आवेश जो है ना एक साथ पाया जाता है। मूल रूप से आवेश क्या पाया जाता है? एक साथ, धन आवेश और ऋण आवेश एक साथ पाया जाता है। अभी स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे और ये भी पढ़ा था कि आवेश जो है ना वो चार रूल को फॉलो करता है, उसकी चार प्रॉपर्टीज़ है। चार्जेस एडिटिव होता है, आवेश योगात्मक होता है, दूसरा आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, और तीसरा क्या होगा? आवेश का क्वांटमीकरण होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, Q = N, वेयर N = 1, 2, 3 ऐसा पढ़े थे। और चौथा जो था चार्ज इनवेरिएंस होता है, मतलब क्या कि अचरता के नियम का पालन करता है। ये आवेश जो है वो वस्तु के गतिशील में होने में या वस्तु के स्थिर होने में, पदार्थ के गतिशील होने में या पदार्थ के स्थिर रहने में इसके चार्ज के परिमाण पर, इसके अमाउंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी में। उस थर्ड चैप्टर में हमें पढ़ना है करंट के बारे में टोटल। हाँ, करंट के बारे में जो कुछ पढ़ना है, इस करंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी हम जो पढ़ते हैं वो एक चीज़ आपने पढ़ा है, लोअर क्लास में भी पढ़ा है कि आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ऐसा पढ़ते आ रहे हैं, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो को करता कौन है? कोई तो कॉज होगा, कोई तो उसके पीछे रीज़न होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे समाज में, हमारे मतलब कि अपने इन्वायरमेंट में एक मैसेज दूसरे तक चला गया, एक मैसेज दूसरे तक कन्वे हो गया, हाँ, डिलीवर हो गया दूसरे तक, दूसरा तीसरे को कह दिया, तीसरा चौथे को कह दिया। आखिर कोई तो है कैरियर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या हमारे यहाँ के जितने भी बेरोज़गार आदमी हैं जिसको कोई काम नहीं, तो ये सब मैसेज को क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं। तो या तो कोई ना कोई तो मीडिया चाहिए, या तो मीडिया प्रिंट के फॉर्म में आए या इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में आए, या हमारे जो पर्सन है, पर्सन टू पर्सन अगर एक दूसरे को दूसरे तीसरे को कह रहा है तो मैसेज तो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आखिर ट्रांसफ़र करने वाला कौन है?
कुछ तो कॉज है। तो सेम चीज़ है इलेक्ट्रिक करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि करंट जब चार्जेस जब फ्लो में रहता है, चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी दो हिस्से में हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक करंट को, ये एक होता है कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दूसरा क्या होता है, वेरिएबल होता है। और वेरिएबल होता है ना, कांस्टेंट होगा, दूसरा क्या होगा, वेरिएबल होगा। वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि वेरिएबल अपने डायरेक्शन को क्या कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और चेंज करने के बाद क्या करेगा, ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। और जैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो फिर जानते ही हैं ना कि इसी के बेसिस पर हमारे यहाँ जितना भी जो मैग्नेटिक बेस पर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसी पर आधारित है। जैसे आप पंखा के बारे में बात कर लेंगे, हाँ, दूसरे मोटर के बारे में बात कर लेंगे, इन सब ये सब जो कुछ भी मशीन्स यूज़ होते हैं ये सभी करंट के कौन से है पे, वो वेरिएबल पे है। तो वेरिएबल से क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, ठीक है। तब तक इंड्यूस होगा जब तक करंट फ्लो करते रहेंगे, ठीक है। आइए इसको हम क्या करते हैं, वन बाय वन इसको लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज के रेस्ट के हालत में, जब रेस्ट में रहेगा तो पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोडायनामिक जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा में जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो है हम उसके मोशन में पढ़ेंगे। तो मोशन के पीछे देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, या इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़े, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आमतौर पे हम जो बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। करंट को आई से डिनोट किया जाता है आमतौर पे। करंट को किससे डिनोट करते हैं, मतलब आई से ही डिनोट करने का प्रचलन है। दूसरी बात, अब जब करंट आया, अब तो जानेंगे कि करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। तो करंट के अंदर जो वो क्वांटिटी, इसको स्केलर के कैटेगरी में रखा गया। किस कैटेगरी में, स्केलर क्वांटिटी के कैटेगरी में। लेकिन कहिएगा कि सर ये इसमें डायरेक्शन भी तो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भी तो बहता है, लेकिन ये अमाउंट भी तो है इसके पास, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी स्केलर की तरह क्यों फॉलो करता है, ये स्केलर क्यों है, ठीक है। याद रखिएगा वेक्टर होने के शर्त है, 3 शर्त है। उसमें परिमाण होना चाहिए, दिशा होना चाहिए, और वेक्टर के लॉ को फॉलो करने वाला होना चाहिए, ठीक है। मतलब दिशा भी हो, परिमाण भी हो, और वेक्टर के लॉ को फॉलो भी करे, ठीक, तब वो जाकर के वेक्टर के कैटेगरी में रखा गया है। जैसे आप कहेंगे प्रेशर के बारे में बात करेंगे, प्रेशर क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है, उसको स्केलर में पढ़ते हैं क्लास 11 तक के स्टैंडर्ड में। लेकिन याद रखिएगा जिस तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी और जिस तरह से प्रेशर, ये ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, तो क्या है, इस क्वांटिटी का नाम है टेंसर क्वांटिटी। क्या कहते हैं इसको, टेंसर, जो ना तो स्केलर हो ना वेक्टर हो, नाइदर स्केलर नोर वेक्टर। मतलब यही समझ सकते हैं कि ये स्केलर के जैसा बिहेव करता है, और नेचर के हिसाब से अगर वेक्टर की तरह काम करता है नेचर में स्केलर और काम कर रहा है वेक्टर के जैसा, तब इसको तीसरी क्वांटिटी में रखा गया, वो टेंसर, जो थोड़ा सा कंपटीशन लेवल में तो पूछ लेता है, लेकिन 11 के बोर्ड के लेवल पर ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा 11 क्लास के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। एक बोर्ड लेवल पे अगर पढ़ेंगे तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। अब देखेंगे इसको किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और जब हम करंट के यूनिट के बारे में बात करेंगे, तो यूनिट के बारे में बात करेंगे तो इसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, और ए से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। और एक और चीज़ रूल समझिएगा, अगर एम्पियर का पूरा नाम लिखना है तो स्मॉल ए से यूज़ करेंगे, एम्पियर, ठीक। और अगर एक सिंबल से यूज़ करना है, एक लेटर से यूज़ करना है तो कैपिटल यूज़ करेंगे, इतना समझिए, ठीक है। आ रही इस बात समझ में। अगर हम करंट के बारे में बात करेंगे तो करंट के बारे में बात करेंगे, करंट इज इक्वल टू होगा, अगर एवरेज वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, dq बाई dt, dq बाय डेल q बाय डेल t। इसको क्या पढ़ेंगे, आवेश में परिवर्तन की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के परिवर्तन मतलब फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का में क्या फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है। लेकिन फ्लो करता कौन है,
तो फ्लो करने वाला कौन होगा, उसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे सपोज करते हैं कि हमारे यहाँ किसी एक आदमी को मलेरिया हो गया, एक आदमी को किसी मोहल्ले में मलेरिया हो गया, तो पता चला कुछ दिन के बाद वो 2-4 आदमी को हो गया, राइट। 2-4 आदमी को मलेरिया हो गया, तो मलेरिया आखिर एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में कैसे गया, उसके पीछे कुछ तो कॉज होगा। ऑब्वियसली कि मॉस्किटो होगा जो इसका ब्लड लेता है और उसको इसका ब्लड पंप करता है और उधर जा करके क्या करता है, इंजेक्ट करता है। इधर से लिया उधर दिया तो क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। तो ये क्या कर दिया, कन्वे कर दिया। किसको, मलेरिया को कन्वे कौन कर दिया, मॉस्किटो, राइट। सेम उसी तरह से एक के पास, एक इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन से एक से दूसरे में गया, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में गया। इसका मतलब क्या है कि चार्जेस कैन फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज क्या होता है, फ्लो होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, किसके थ्रू, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन कैरी कराता है। कौन कैरी कराता है, इलेक्ट्रॉन कैरी कराता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, इसको कहा जाता है चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर, चार्ज को ढोने वाला कौन है, आवेश का वाहक कौन है, वाहक कहते हैं ढोने वाले को, ठीक है। आवेश का वाहक कौन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा रहेगा उस मटेरियल में उतना इजीली करंट पास करेगा। अभी हाँ, आमतौर पे हम लोग ऐसे पढ़ते थे लोअर क्लास में कि वह पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है उसे ही क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, राइट। द मटेरियल विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देता है इजीली, उसी को क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। लेकिन अब जो है अगर आप अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखेंगे तो क्या कहेंगे, द मटेरियल विच हैज़ मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कंडक्टर। द मटेरियल विच हैज़ मोर फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्टर। वह मटेरियल, वह पदार्थ जिसमें ज़्यादा अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो उसी को क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। पता है ना कि मटेरियल फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर क्या कर दिया गया, मटेरियल को बांट दिया गया। किसमें, नंबर 1 में होगा कंडक्टर। कंडक्टर को हिंदी में कहते हैं चालक। देखिए बस में क्या होता है, कंडक्टर होता है और एक होता है चालक होता है। एक हिंदी हो गया बस के कंडक्टर का, एक इंग्लिश हो गया कंडक्टर और हिंदी हो गया ड्राइवर, ठीक। और दूसरा क्या हो गया, इंसुलेटर। और तीसरा क्या होगा, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर इसको कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक का एग्जाम्पल सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा, गैलियम होगा। ये सब किसके अंदर आता है, सेमीकंडक्टर के। इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होगा क्या है, वो चालक है, कंडक्टर है। और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है, उसी को क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, राइट। और क्या कहता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका होल, दो चीज़ होता है इसमें। एक होता है इलेक्ट्रॉन, जैसे आम मटेरियल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर में क्या पढ़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन और होल। इसको हम मॉडर्न फिजिक्स में डिटेल पढ़ाएंगे, लेकिन इतना सा बात याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल विच इज इंसुलेटर एट 0 डिग्री एंड कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर। ये अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ है जो शून्य ताप पर ये अचालक होता है, और शून्य से अधिक ताप पर क्या हो जाता है, चालक बन जाता है। मतलब दोनों नेचर इसके अंदर है, चालक वाला भी है, अचालक वाला भी है। तो चालक अचालक दोनों नेचर को कैरी करता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, सेमीकंडक्टर। अभी तो हम सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे ये कौन सा है, ये जो करंट आएगा ये वाला I = dq/dt, ये होगा एवरेज। कौन सा वैल्यू है, एवरेज वैल्यू। और एवरेज वैल्यू के बाद एक और वैल्यू आता है, वो होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक। क्या कहते हैं, तात्क्षणिक मान। धारा का तात्क्षणिक मान। धारा का तात्क्षणिक मान क्या होगा, आई क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस में क्या हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा Q टेंस टू 0, डेल्टा T टेंस टू 0, कहाँ से कहाँ तक, dq/dt, डेल्टा Q/ΔT। इसी का क्या लिखा जाएगा, dq/dt। देख लीजिए ये कौन सा वैल्यू होगा, I इंस्टेंटेनियस। आमतौर पर हम लोग इसी वैल्यू को क्या करते हैं, आमतौर पर जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहेगा
तो हम ये dq/dt पर ही उसको पुट करेंगे। कभी कभी ये वैल्यू दिया रहेगा वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है, याद रखना, वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करके हम उसको डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। कितने समय तक धारा प्रवाह आवेश को प्रवाह किया जाता है तो धारा का मान निकालना होगा। तो ये वाला लगा करके हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट, क्या ये तो पढ़ लिए। अब देखेंगे क्या कि ये जो करंट है, आमतौर पर हम दो करंट के बारे में क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट, एक डायरेक्ट करंट, ऐसा पढ़ें, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अभी तक जो पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्चुअली जो पढ़ रहे हैं अभी तक वो हम डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी अल्टरनेटिंग करंट पर हम नहीं आए क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो एक अलग ही चैप्टर है। अभी जो कुछ पढ़ा जा रहा है वो कौन सा है, वो क्या है, वो डायरेक्ट करंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसका CGS वैल्यू में फिर क्या करेंगे, ये जो आएगा I इज इक्वल टू dq/dt। अगर हम इसके यूनिट को डिस्क्राइब करें तो कूलम की चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। इसको कूलम पर सेकंड भी कहा जाएगा, ठीक है, कूलम पर सेकंड भी कहेंगे किसको, 1 एम्पियर को। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड, ठीक, ये भी एक यूनिट हो गया कूलम पर सेकंड, लेकिन ऐसा यूनिट कौन है, वो एम्पियर है, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज करेंगे किसके डायमेंशनल फार्मूले के बारे में डिस्कस अगर करते हैं, डायमेंशनल फार्मूले में इसका जो होगा डायमेंशनल फार्मूला, या तो किसी बुक में I लिखता है या तो इसको क्या लिखा जाता है, A लिखा जाता है। कहीं पर I मेंशन किया रहता है, कहीं पर A मेंशन किया रहता है, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, चाहे I मेंशन करिए या A मेंशन करिए, दोनों करंट के लिए क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। आप कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बुक में हमने देखा क्या, वो I मेंशन किया रहता है, ठीक है। ये किसके लिए मेंशन रहता है, वो डायमेंशनल फार्मूला के लिए मेंशन रहेगा। तो डायमेंशनल फार्मूला ये हो जाएगा, सिर्फ A यूज़ करेंगे। इसी के बेसिस पर क्या किया गया, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या निकाला गया, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला आप पढ़े हैं, AT होता है ना। ये कहाँ से आया AT, वो देखेंगे क्या, हमने फार्मूला पढ़ा I इज इक्वल टू Q/T, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, IT, I का डायमेंशनल क्या होगा, A होता है, हाँ, और T का तो TA रहेगा, तो क्या हो जाएगा, Q का डायमेंशन, Q इज इक्वल टू हो जाएगा AT। देखिए यही हम लोग को क्या कर दिया जाता है, रटवा दिया जाता है डायमेंशनल फार्मूला 11 क्लास में, कि रट लीजिए आपको काम आ जाएगा, ठीक। अब दूसरी बात ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम सपोज करो हम SI यूनिट के बारे में बात कर लिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप जाते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में, हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ ले CGS सिस्टम यूनिट क्या है। एक क्वेश्चन हो सकता है क्या कि CGS सिस्टम में क्या यूनिट होगा, तो देखेंगे CGS सिस्टम को भी हम, ठीक है। मिटा दें इसको, कोई प्रॉब्लम भी है, समझने में कोई दिक्कत भी है बच्चों, बोलिए जोर से, नहीं ना, ठीक है। जिस तरह से चार्ज के बारे में पढ़े थे, इसके यूनिट के बारे में, कि चार्ज का यूनिट दो तरह का होता है, एक SI यूनिट होगा और दूसरा क्या होगा, CGS यूनिट होगा। दो यूनिट के सिस्टम में हम पढ़ते हैं, SI यूनिट और CGS यूनिट, दोनों यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम SI यूनिट के बारे में हम चार्ज को डिस्कस कर रहे हैं, याद रखिएगा, चार्ज को डिस्कस कर रहे हैं, तो चार्ज में जो यूनिट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। क्या होता है, जैसे ये SI यूनिट में क्या होगा, कूलम यूनिट होता है, कूलम होता है, क्या होता है, चार्ज का यूनिट कूलम। और ये CGS सिस्टम में दो यूनिट होगा, एक होता है EMU, एक होता है ESU, और दूसरा क्या होता है, EMU। सेम उसी तरह से किसमें, चार्ज में। देखिए अब आगे दो यूनिट के बारे में डिस्कस किया है, हम किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं फिलहाल, चार्ज को रिव्यू कर देते हैं। चार्ज जो है वो चार्ज का, जिसको हिंदी में आवेश कहते हैं, घबराना नहीं है, आवेश को का दो मात्रक होगा, SI मात्रक होगा और CGS मात्रक होगा, इसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये CGS यूनिट में जो है ना उसका मात्रक क्या होगा, कूलम होता है, ठीक है। और सॉरी SI यूनिट में इसका मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, और CGS यूनिट में इसका मात्रक क्या होता है, दो मात्रक में डिस्क्राइब किया गया, एक होता है ESU, दूसरा होता है EMU, ठीक। ESU का मतलब ये हो गया कि ESU में हम पढ़ते हैं स्टैट कूलम। कितना, ESU में क्या पढ़ते हैं, स्टैट कूलम, स्टैट कूलम।
जिसका मतलब होता है कि 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के। समझ गए? ये कौन सा यूनिट है? देखिए ये है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, नाम ही है ESU। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। दूसरा क्या है? EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसमें जो होता है 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 1/10 AB स्टैट कूलम, AB कूलम ना, AB कूलम, ये इसका वैल्यू है किसमें? EMU सिस्टम में, राइट। अब आइए हम इसको चार्ज पर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि कूलम चार्ज बाय टाइम बराबर क्या होता है? करंट। चार्ज बाय टाइम बराबर क्या होगा? करंट। करंट मतलब आई, ठीक। अब इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर सेकंड, तो क्या हो गया? एम्पियर, राइट। अब ये इसका भी 2 यूनिट होगा CGS में, एक ESU होगा, दूसरा EMU होगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा? स्टैट कूलम नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा? स्टैट एम्पियर हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? ये स्टैट कूलम की जगह पर कूलम पर टाइम दे देते हैं, तो यही क्या कहलाएगा? इसी को हम लोग कहेंगे स्टैट एम्पियर। क्या कहेंगे? स्टैट एम्पियर यूनिट हो गया ये स्टैट एम्पियर। किसमें? ESU में। अब 1 स्टैट एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 × 10⁹। अब ये स्टैट एम्पियर हो जाएगा, 1 एम्पियर इज इक्वल टू इतना एम्पियर हो जाएगा। हो गया, काम खत्म। समझ गए? आई बात समझ में? अगर मान लिया आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको दूसरी तरह से कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा हुआ, इस पूरे को ही मिटा देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको I से डिनोट करते हैं। इसका कितना मात्रक? इसमें भी 2 मात्रक होगा। कितना? कौन सा? SI होगा, और दूसरा क्या होगा? CGS होगा, CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। 2 सिस्टम में यूनिट पढ़ेंगे। SI में क्या होगा? एम्पियर, और 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1 कूलम पर सेकंड, ये न होता है। और जब बात करेंगे CGS की, तो CGS के 2 यूनिट, CGS के 2 यूनिट, एक को कहा जाएगा ESU और दूसरा क्या होगा? EMU। ESU में क्या होगा? स्टैट एम्पियर, स्टैट एम्पियर मतलब क्या होगा कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 3 × 10⁹ होगा ना, 9 स्टैट एम्पियर। और उसी से एक बेसिस पर क्या हो जाएगा? 1, अगर EMU में 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1/10 AB एम्पियर। सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा एग्जाम में, सीधा साधा क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा उठा करके। एग्जाम में जब 2023 को देखेंगे एग्जाम को, तो 2023 के एग्जाम से ये पता चलता है कि चाहे वो आप DLED का एग्ज़ाम दिए हों, या कोई देने वाला हो, सीटेट का एग्ज़ाम देने वाला हो, या बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाला हो, मेट्रिकुलेशन हो या इंटरमीडिएट हो, इन सब के एग्ज़ाम के पैटर्न को जब देखा गया तो ये पता चलता है क्या वो ज़माना चला गया जब उठा के डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन दे दिया जाता था और आप उसको सॉल्व करके और 80% 90% का दावा ठोक देते थे कि हमें 90% मार्क्स आएगा। अब जितना क्वेश्चन रहेगा वो कंसेप्चुअल रहेगा क्वेश्चन, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन कब आएगा? जब आप उसकी स्टडी सही से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से उठा करके दे देगा CGS में AB यूनिट AB एम्पियर का EMU सिस्टम से, तो क्या करेंगे? तो हमें जानकारी होनी चाहिए ना, कंसेप्ट होना चाहिए इस चीज़ का। ठीक है, ये थी बात किसकी? यूनिट की। हाँ, अब ये बात करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है, क्लास 10 तक पढ़ते आए हैं कि करंट 2 तरह का होता है। एक को पढ़ते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक, और दूसरे को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, डायरेक्ट करंट को हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा। क्या कहते हैं? दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा।
ठीक, अब दोनों के बारे में जब बात करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो देखेंगे क्या कि वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलती है, समय के साथ नहीं बदलती है, हाँ, कुछ भी चेंजिंग नहीं होता है। इसका मतलब क्या कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। अब जब दूसरी बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की, तब इसके बारे में बात करेंगे तो हमें पता ये चलेगा कि इसका जो फंक्शन, इसका जो ग्राफ होगा वो साइन फंक्शन को फॉलो करता है। किसको? साइन फंक्शन को फॉलो करता है। कभी कभी तो ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, और कभी कभी ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा देखने के लिए। घबराना नहीं है, चाहे ऐसा रहे या वैसा रहे, ये दोनों क्या है, कौन सा है, ये दोनों ग्राफ किसको शो करता है, अल्टरनेटिंग करंट को। और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कहा जाता है ये कि हर टाइम इंस्टेंट पर, हर टाइम के इंस्टेंट पर अपने डायरेक्शन को क्या करता है, बदलता रहता है। ठीक है, इसलिए इसकी जो है, इसकी जो आवृत्ति है हमारे घर में 50 हर्ट्ज है। घरेलू यूज़ के लिए कितना है इसका, 50 हर्ट्ज है, 50 से 60 हर्ट्ज है। लेकिन क्योंकि ये 50 बार और 50 बार लगभग 100 बार अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, ठीक है, 1 सेकंड में, ठीक है, तो इसको क्या क्या इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट की कुछ 50 से 60 हर्ट्ज होती है हमारे घरेलू यूज़ में, ठीक है, और जो डायरेक्ट करंट होती है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है। ठीक है, इतना तो समझिएगा क्लास 10 के बेसिस पर, क्योंकि हम यहाँ क्लास 11 के बेसिस पर, आपको 12 के बेसिस पर पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कुछ स्टैंडर्ड को अपने थोड़ा सा हाई करेंगे तो ये देखेंगे कि कहा क्या कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, कैसी राशि है। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ये अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश कितना प्रवाह कर रहा है कितने सेकंड में, उसी की दर को क्या कहा जाएगा, विद्युत धारा कहते हैं। अब ये धारा अलग अलग कंडक्टर से अलग अलग बहेगा, याद रखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि बाइक है और सबके पास एक ही कंपनी की बाइक है, तो बाइक और जो उसका जो ड्राइवर है जो उसको राइड करने जा रहा है वो भी बहुत एक्टिव है, सब एक पर एक है, सब एक से एक स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बाइक अच्छी है, ड्राइवर अच्छा है और रोड अच्छा ही नहीं है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाइक स्पीड से चला पाएगा? अगर चलाएगा तो चला भी जाएगा, हो सकता है ऐसा ना, अगर वो स्पीड चलाएगा तो चला भी जाएगा। ये बात कह रहा हूँ, क्यों कि गाड़ी अच्छी है, राइडर भी अच्छा है, बट रोड उसको अलाउ नहीं करेगा कि उस स्पीड को मेंटेन कर पाए। सेम उसी तरह से है, जब किसी कंडक्टर से करंट को फ्लो कराने जा रहे हैं तो करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होगा तो करंट का अमाउंट तो कुछ है हमारे पास, लेकिन यहाँ से इस टर्मिनल पर आएगा करंट, चार्ज फ्लो होगा। तो चार्ज फ्लो होगा तो ये तो पता चलना चाहिए कि किस कंडक्टर से होकर के जा रहा है, कंडक्टर का नेचर कैसा है। जैसा नेचर होगा करंट का फ्लो उसी रेट से होगा। ठीक, अब यहाँ पर एक और क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, वो पढ़ेंगे रेसिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध के बारे में। क्लास 10 में पढ़ाया जाता है इस चीज़ को कि जिस मटेरियल से में ज़्यादा प्रतिरोध होगा, ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, उससे करंट के फ्लो होने का दर क्या होगा, कम होगा। तो इस चैप्टर में तो हमें यही पढ़ना है, करंट पढ़ेंगे, करंट के प्रभाव को पढ़ेंगे, ओम्स लॉ को पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बाद हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ को पढ़ेंगे, उसका जूल्स लॉ को पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है इसके अलावे जो पढ़ेंगे हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा यूज़ करेंगे, जिसमें गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वेट स्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। 4 चीज़ के बाद में के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना होगा, इसके जस्ट लास्ट वाले पोर्शन में। ठीक है, तो हमें तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर कितने समय में, दर का मतलब समझ रहे ना, जैसे बैंक में पैसा रखें और वहाँ बैंक में लिखा हुआ 10% लिखा हुआ है, SBI में 10% रेट हम आपको इंटरेस्ट देंगे। तो रेट का मतलब समझिए, आज रखने के लिए गए 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया आज रखें, कल जाइएगा निकाल लेने के लिए, आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या कहता है कि 10% उसका रेट है। रेट का मतलब क्या कि पैसा आपने रखा तब से 1 साल गुजरेगा,
तब से 1 साल गुजरेगा। तो साल गुजरने का मतलब क्या, समय। तो चेंज अगर समय के साथ हो रहा है, चेंजिंग विद टाइम हो रहा है, दैट्स रेट। उसी को क्या कहते हैं, रेट कहते हैं, उसी को दर कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो दर का मतलब क्या हो, कितने समय में कितना पास हो रहा है। तो सीधी सी बात ऐसा भी समझ सकते हैं कि आप देखिए थोड़ा सा इसको हम कंडक्टर पर लेकर के आते हैं और कंडक्टर से इसको समझाते हैं, ठीक है। और किसी भी चालक के अंदर में कितना करंट बहेगा वो डिसाइड करेगा मटेरियल, उसका नेचर डिसाइड करेगा कि कितने को से होकर के प्रवाहित होने देता है। जैसे सपोज करिए कि कंडक्टर है इस तरह का, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए इस तरह से है, ये वायर है, ठीक है। इसके अंदर पहले से तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, किसी भी मटेरियल से बाय नेचर, किसी मटेरियल में बाय नेचर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, बाय नेचर पाया जाता है, उसके अंदर पहले से पाया जाता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमेशा डायपोल का कंसेप्ट होता है, मोनोपोल का कंसेप्ट नहीं होता है। इसी तरह से डायपोल में का मतलब क्या होगा, यहाँ पर दो चार्ज जो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पर अगर सेपरेट किया जाता है उसी को डायपोल कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। जब भी पाया जाएगा पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज तो एक साथ पाया जाएगा। तो किसी मटेरियल के अंदर क्या था कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या था, एक साथ था, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक साथ पाया जा रहा था। उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ हम लोगों के यहाँ रोटी बनाई जाए काजू और किशमिश की, ठीक है, जिसमें सिर्फ काजू और किशमिश मौजूद हो, और आप लोग के जैसा बच्चा क्या करे, उसको जो अच्छा लगे उसको चुन चुन के खा ले, तो बचने वाला क्या होगा, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा बचा रह जाएगा। सेम वैसे ही है कि ऐसा परंपरा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन है। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन है। मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ना, वो समझिए क्या है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। वो क्या है, वो पॉजिटिव के फ्लो का डायरेक्शन है कि पॉजिटिव से किधर जा रहा है। ऐसे पढ़े कि पोटेंशियल करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आ रहा है। तो जानते हैं कि जब किसी को चार्ज किया जाता है तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी सिर्फ नॉर्मली ऐसा था, इसको जैसे इस पर करंट इम्प्लीमेंट किए, करंट के इम्प्लीमेंट करने की वजह से क्या होने लगेगा कि चार्ज फ्लो होने लगेगा किधर से किधर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और हम जानते हैं कि जब किसी को चार्ज करते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, अचानक से बढ़ जाता है। अचानक से इसका पोटेंशियल बढ़ गया तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा। उसी तरह से जैसे वाटर फ्लो करता है हाई लेवल से लो लेवल की तरफ से, उसी तरह से फ्लो करता है जैसे हीट फ्लो करता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, वैसे चार्ज फ्लो होने लगे क्या, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, मतलब लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो जैसे पॉजिटिव इधर शिफ्ट होने लगेगा, सारा पॉजिटिव शिफ्ट होने लगेगा, तो निगेटिव क्या जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। याद रखना है कि करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, चार्ज का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जबकि ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज द कैरियर ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज का कैरियर है, ढोने वाला है। चार्ज को कौन कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। कोई नहीं है सिवाय इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज को क्या करे, कैरी करे। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, किसके, करंट के। करंट अगर ऐसे जा रहा है आई, तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए फ्लो ऑफ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन और सेम डायरेक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा। ये क्या है, परंपरा है। ऐसा पुराने ज़माने से ट्रेडिशनली लिया गया है, ट्रेडिशनली माना गया है, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसी से आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ेंगे, इसी में करंट डेंसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मोबिलिटी पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब आमतौर पे जो चार्जेस होता है, क्या होता है, फ्रीली मूव करता है, रेंडमली। क्या होगा, चार्जेस रेंडमली मूव करता है। और जैसे करंट इस पर अप्लाई करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, एक फील्ड में सज जाएगा, एक डायरेक्शन में सज जाएगा और फ्लो एकदम कंटिन्यू होने लगेगा। याद रखना है कि एसटीडी करंट के लिए, कौन सी करंट के लिए, हिंदी में कहते हैं उसको, हिंदी में कहा जाता है अस्थायी धारा के लिए, आई एवरेज का जो मान होता है वो सेम आई का मान होता है, आई इंस्टेंटेनियस का मान सेम होता है, सेम माना जाता है। कौन से करंट के लिए, एसटीडी करंट के लिए। एसटीडी कहते हैं किसको, कौन सा एसटीडी का मतलब, एक होता है स्टडी, वो स्टडी नहीं है, एसटीडी कह रहा हूँ।
एसटीडी का मतलब क्या होता है, अस्थाई धारा, जिसका डायरेक्शन फिक्स रहे कि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो चेंज नहीं हो रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। वैसे करंट क्या होगा, एसटीडी करंट जिसको अस्थाई धारा कहते हैं, उसमें आई एवरेज का मान आई के मान के इक्वल होता है। और आई एवरेज में तो पढ़ा ना क्या होता है, डेल्टा क्या होगा, डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। ये दोनों बराबर हो जाएगा, चाहे आप इसको यूज़ करें या इसको यूज़ करें, अस्थाई मान में दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर लेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, ये इंट्रोडक्शन क्लास था। अब अगले क्लास में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दें।